बायोग्राफी ऑफ मदन मोहन मालवीय। बायोग्राफी कवर करने से पहले नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं 2021। तो अब हम मदन मोहन मालवीय का बायोग्राफी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ जान लेते हैं। 25 दिसंबर 1861 ईस्वी, इलाहाबाद, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगर हम स्वर्गवास का बात करें तो 12 नवंबर 1946 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया था। अगर हम इनकी कैरियर के बारे में बात करें तो यह अपने जीवन में कैरियर, राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षावाद के बारे में हम कुछ जानने के प्रयास करेंगे। महात्मा गांधी ने उन्हें अपना बड़ा भाई कहा और भारत निर्माता की संख्या दी। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें एक ऐसी महान आत्मा कहा जिन्होंने आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयता की नींव रखी। वह व्यक्ति और कोई नहीं मदन मोहन मालवीय है, जिन्हें महान आदमी के नाम से भी जाना जाता है। वह एक महान राजनेता और शिक्षाविद थे। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो भारत के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक है, उनकी स्थापना की। वह एक ऐसी देशभक्त थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हर संभव कोशिश की और आज वह युवाओं की प्रेरणा की स्रोत है। अब हम मदन मोहन मालवीय की प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। मदन मोहन मालवीय का जन्म इलाहाबाद के एक ब्राह्मण परिवार में 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को हुआ था। वह अपने पिता पंडित बैजनाथ और माता मीना देवी के 8 बच्चे में से एक थे। 5 वर्ष की उम्र में उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई और उन्हें महाजनी स्कूल भेज दिया गया। इसके बाद वह धार्मिक विद्यालय चले गए, जहां उनकी शिक्षा दीक्षा हरादेव जी के मार्गदर्शन से हुई। यहीं से उनकी सोच पर हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा। वर्ष 1868 ईस्वी में उन्होंने तब हाल में ही स्थापित हुए शासकीय हाई स्कूल में दाखिला लिया। 1879 ईस्वी में उन्होंने मुईर सेंट्रल कॉलेज, अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय, से मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी की। वर्ष 1884 ईस्वी में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से बीए की शिक्षा पूरी की और 40 रुपये मासिक वेतन पर इलाहाबाद जिले में शिक्षक बन गए। वह आगे एमए की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण ऐसा नहीं कर पाए। अब हम मदन मोहन मालवीय की करियर के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। करियर। एक राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मदन मोहन के जीवन की शुरुआत वर्ष 1886 ईस्वी में कोलकाता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में भाग लेने के साथ हुई। इस शुरुआती अधिवेशन में उनके द्वारा दिए गए भाषण को वहां मौजूद लोगों ने काफ़ी सराहा। मदन मोहन के भाषण का असर महाराज श्री रामपाल सिंह पर पड़ा। प्रभावित होकर महाराज ने उनकी साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदुस्तान का संपादक बनने और उसका प्रबंधन संभालने की पेशकश की। 2.5 वर्ष तक संपादक के पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद वह LLB की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद वापस चले गए। 1891 ईस्वी में उन्होंने अपने LLB की पढ़ाई पूरी की और इलाहाबाद जिला न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू कर दी। वर्ष 1893 ईस्वी में प्रगति करते हुए वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने लगे। वर्ष 1907 ईस्वी में मदन मोहन ने अभ्युदय नामक हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया और 1915 ईस्वी में इसे दैनिक समाचार पत्र में तब्दील कर दिया। इस अवधि के दौरान उन्हें कुछ मासिक पत्रिकाएं और अंग्रेजी में भी एक दैनिक पत्र भी निकाला। 1909 ईस्वी में पहली बार मदन मोहन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। भारत में स्काउटिंग की स्थापना मदन मोहन मालवीय, न्यायमूर्ति BBN बोस, पंडित हृदयनाथ कंजूरू, गिरजा शंकर वाजपेयी,
एनी बेसेंट और जॉर्ज वरुणा दले के संयुक्त प्रयास से हुई। वर्ष 1913 ईस्वी से स्काउट में भारतीयों को प्रवेश मिलने लगा। मदन मोहन मालवीय वर्ष 1912 से 1926 तक इंपीरियल विधान परिषद के सदस्य रहे। 1919 ईस्वी में इस परिषद को केंद्रीय विधान परिषद का नाम दिया गया। बनारस में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 21वीं अधिवेशन में मदन मोहन ने एक हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सबके सामने प्रस्तुत किया। 1915 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय विधेयक पास हो गया और 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अब तक यह भारत में शिक्षा का प्रमुख संस्थान बना हुआ है। हालांकि शिक्षा और समाज कल्याण के लिए काम करने के लिए मदन मोहन मालवीय ने अपने अन्यायिक प्रैक्टिस सन 1911 ईस्वी में ही छोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने चौरी चौरा कांड के दोषी बताए गए 177 लोगों को बचाने के लिए अन्यायालय में केस लड़ा। इन सभी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। 177 में 156 को कोर्ट ने दोष मुक्त घोषित किया। उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा 1920 ईस्वी में शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई और भारतीय इतिहास की दिग्गज हस्तियों जैसे लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू समेत कई अन्य के साथ साइमन कमीशन का विरोध किया। 30 मई 1932 ईस्वी को मदन मोहन ने घोषणा पत्र जारी करा कि भारतीय खरीदो, स्वदेशी खरीदो आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश की। जब स्वतंत्रता लगभग मिलने ही वाली थी तब उन्होंने महात्मा गांधी को देश के विभाजन की कीमत पर स्वतंत्रता स्वीकार न करने की राय दी। वह लखनऊ पैक्ट की तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के पक्ष में नहीं थे और 1920 ईस्वी की दशक में खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी की भी विरोध में थे। वर्ष 1931 ईस्वी में उन्होंने पहले गोल मेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें सत्य का ही जीत होगी नारे को प्रसिद्ध करने वाले के तौर पर भी जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय ने BHU के कुलपति का पद शिक्षाविद S राधाकृष्णन के लिए छोड़ दिया, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। इस दौर में हिंदुस्तान टाइम्स अपने बुरी दिनों से गुजर रहा था और बंद होने की कगार पर था। तभी मदन मोहन मालवीय इसके तारनहार बनकर सामने आए। उन्होंने दैनिक जीवन में एक समाचार पत्र के महत्व और इसकी भूमिका का एहसास कराया। लाला लाजपत राय और M.R. जयकर जैसे राष्ट्रीय नेताओं तथा उद्योगपति D. बिरला के आर्थिक सहयोग से उन्होंने समाचार पत्र को अपनी अधिकार क्षेत्र में ले लिया। 1946 ईस्वी तक वह इसके अध्यक्ष पद पर रहे। 1936 में समाचार पत्र का हिंदी संस्करण शुरू हो गया। यह उनकी ही प्रयास का परिणाम था। वर्तमान में इस समाचार पत्र का स्वाधिकृत बिरला परिवार के पास है। अब हम बात करेंगे मदन मोहन मालवीय की निजी जीवन के बारे में। अगर हम इनकी निजी जीवन के बारे में कुछ जानने का अगर हम प्रयास करें तो यह 16 वर्ष की उम्र में मदन मोहन मालवीय का विवाह मिर्जापुर की कुंदन देवी के साथ वर्ष 1878 ईस्वी में हो गया। उनकी 5 पुत्रियां और 5 पुत्र थे। अब हम मदन मोहन मालवीय के राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। जीवन काल के प्रारंभ से ही मदन मोहन मालवीय जी राजनीति में रुचि लेने लगे और 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सम्मिलित हुए। मालवीय जी 2 बार 1909 ईस्वी तथा 1918 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। 1902 ईस्वी में मालवीय जी उत्तर प्रदेश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य और बाद में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य चुने गए। मालवीय जी ब्रिटिश सरकार के निर्भयक
आलोचक थे और उन्होंने पंजाब की दमन नीति की तीव्र आलोचना की, जिसकी चरम परिणति जालियांवाला बाग कांड में हुई। वे कट्टर हिंदू थे, परंतु शुद्ध हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेने वालों को पुनः हिंदू बना लेते थे तथा अस्पृश्यता निवारण में विश्वास करते थे। वे 3 बार हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए। उनके सबसे बड़ी उपलब्धियां 1915 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना है। विश्वविद्यालय स्थापना के लिए उन्होंने सारे देश का दौरा करके देशी राजाओं तथा जनता से चंदा की भारी राशि एकत्रित की थी। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि मदन मोहन जी के संपादक के बारे में। बालकृष्ण भट्ट के हिंदी प्रदीप में हिंदी के विषय में उन्होंने उन दिनों बहुत कुछ लिखा। सन 1886 ईस्वी में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अवसर पर कला कलाकार के राजा रामपाल सिंह से उनका परिचय हुआ तथा मालवीय जी की भाषा से प्रभावित होकर राजा साहेब ने उन्हें दैनिक हिंदुस्तान का संपादक बनने पर राजी कर लिया। मालवीय जी के लिए यह एक यशस्वी जीवन का शुभ श्रीगणेश सिद्ध हुआ। अब हम मदन मोहन मालवीय जी के रचनाएं के बारे में, साप्ताहिक पत्र के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सन 1905 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय की हिंदू विश्वविद्यालय की योजना प्रत्यक्ष रूप धारणा कर चुकी थी। इसी के प्रचार की दृष्टि से उन्होंने 1907 ईस्वी में अभ्युदय की स्थापना की। मालवीय जी ने 2 वर्ष तक इसका संपादन किया। प्रारंभ में यह पत्र साप्ताहिक रहा, फिर सन 1915 ईस्वी के दैनिक हो गया। अब हम बात करेंगे लीडर और हिंदुस्तान टाइम्स के बारे में। लीडर समाचार पत्र। लीडर और हिंदुस्तान टाइम्स की स्थापना का श्रेय भी मदन मोहन मालवीय जी को ही जाता है। लीडर के हिंदी संस्करण भारत का आरंभ सन 1921 ईस्वी में हुआ और हिंदुस्तान टाइम्स का हिंदी संस्करण हिंदुस्तान भी वर्षों से निकल रहा है। इनकी मूल प्रेरणा में मदन मोहन मालवीय जी की थी। अब हम बात करेंगे मर्यादा पत्रिका के बारे में। लीडर के 1 वर्ष बाद ही मदन मोहन मालवीय जी ने मर्यादा नामक पत्रिका निकलने वाले का प्रबंध किया था। इस पत्र में भी वे बहुत दिनों तक राजनीतिक समस्याओं पर निबंध लिखते रहे। यह पत्रिका कुछ दिनों तक ज्ञान मंडल लिमिटेड वाराणसी से प्रकाशित होती रही। अब हम बात करेंगे मदन मोहन मालवीय जी के सनातन धर्म के बारे में, कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सन 1906 ईस्वी में इलाहाबाद के कुंभ के अवसर पर उन्होंने सनातन धर्म का विराट अधिवेशन कराया, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म संग्रह नामक एक बृहत ग्रंथ तैयार कराकर महासभा में उपस्थित किया। कई वर्ष तक उस सनातन धर्म सभा के बड़े बड़े अधिवेशन मालवीय जी ने कराए। अगले कुंभ में त्रिवेणी के संगम पर इनका सनातन धर्म सम्मेलन भी इस सभा से मिल गया। सनातन धर्म सभा के सिद्धांतों के प्रचारार्थ काशी से 20 जुलाई 1933 ईस्वी को मालवीय जी की संरक्षकता में सनातन धर्म नामक साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित होने लगा और लाहौर से मिस्र बंधु निकला। यह सब मदन मोहन मालवीय जी के प्रयत्नों का ही फल था। अन्य पत्रों को भी मालवीय जी सदा सहायक करते रहे। वे पत्रों द्वारा जनता में प्रचार करने में बहुत विश्वास रखते थे और स्वयं वर्षों तक कई पत्रों के संपादक रहे। पत्रकारिता के अतिरिक्त वे विविध सम्मेलनों, सार्वजनिक सभाओं आदि में भी भाग लेते रहे। कई साहित्यिक और धार्मिक संस्थाओं से उनका संपर्क हुआ तथा उनका संबंध आजीवन बना रहा। इसके अतिरिक्त सनातन धर्म सभा के नेता होने के कारण देश के विभिन्न भागों में जितने भी सनातन धर्म महाविद्यालय
विद्यालयों की स्थापना हुई वह मालवीय जी की सहायता से हुई। इनमें कानपुर, लाहौर, अलीगढ़ आदि स्थानों के सनातन धर्म महाविद्यालय उल्लेखनीय है। अब हम बात करेंगे मदन मोहन मालवीय जी का हिंदी के विकास में योगदान के बारे में। हिंदी के विकास में योगदान। मदन मोहन मालवीय जी एक सफल पत्रकार थे और हिंदी पत्रकारिता से ही उन्होंने जीवन के कर्म क्षेत्र में पदार्पण किया। वास्तव में मदन मोहन मालवीय जी ने उस समय पत्रों को अपने हिंदी प्रचार का प्रमुख साधन बना लिया और हिंदी भाषा के स्तर को ऊंचा किया था। धीरे धीरे उनका क्षेत्र विस्तृत होने लगा। पत्र संपादन से धार्मिक संस्थाएं और इनसे सार्वजनिक सभाएं, विशेषकर हिंदी के समर्थनार्थ और यहाँ से राजनीति की ओर इस कर्म ने उनसे संपादन कार्य छुड़वा दिया और वे विभिन्न संस्थाओं के सदस्य, स्थापक अथवा संरक्षक के रूप में सामने आने लगे। पत्रकार के रूप में उनकी हिंदी सेवा की यही सीमा है। यद्यपि लेखक की हैसियत से वे भाषा और साहित्य के उन्नति के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। हिंदी के विकास में उनका योगदान का तब दूसरा अध्याय आरंभ हुआ। हिंदी की सबसे बड़ी सेवा मदन मोहन मालवीय जी ने यह की कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की अदालतों और दफ्तरों में हिंदी को व्यवहार योग्य भाषा के रूप में स्वीकृत कराया, जिससे पहले केवल उर्दू ही सरकारी दफ्तरों और अदालतों की भाषा थी। यह आंदोलन उन्होंने सन 1890 ईस्वी में आरंभ किया था। तर्क और आंकड़ों के आधार पर शासकों को उन्होंने जो आवेदन पत्र भेजा उसमें लिखा कि पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा अवध की प्रजा में शिक्षा का फैलना इस समय सबसे आवश्यक कार्य है और गुरुतर प्रमाणों से यह सिद्ध किया जा चुका है कि इस कार्य में सफलता तभी प्राप्त होगी जब कचहरी और सरकारी दफ्तरों में नागरी अक्षर जारी किए जाएंगे। एवं अब इस शुभ कार्य में जरा भी विलंब न होना चाहिए। सन 1900 ईस्वी में गवर्नर ने उनका आवेदन पत्र स्वीकार किया और इस प्रकार हिंदी को सरकारी कामकाज में हिस्सा मिला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति की स्थिति में उपाधि वितरणोत्सवों पर प्रायः मदन मोहन मालवीय जी हिंदी में ही भाषण करते थे। शिक्षा के माध्यम के विषय में मालवीय जी के विचार बड़े स्पष्ट थे। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था कि भारतीय विद्यार्थियों के मार्ग में आने वाले वर्तमान कठिनाइयों का कोई अंत नहीं है। सबसे बड़ी कठिनता यह है कि शिक्षा का माध्यम हमारी मातृभाषा न होकर एक अत्यंत दुर्लभ विदेशी भाषा है। सभ्य संसार के किसी भी अन्य भाग में जन समुदाय की शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे मदन मोहन मालवीय जी का हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के बारे में। अब हम बात करेंगे हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के बारे में। लोकमान्य तिलक, राजेंद्र बाबू और जवाहरलाल नेहरू के मौलिक या अनुदित साहित्य की तरह मालवीय जी की रचनाओं से हिंदी की साहित्य निधि भरित नहीं हुई। इसलिए उनके संपूर्ण कृतित्व को आंकते हुए यह मानना होगा कि हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में मालवीय जी का योगदान क्रियात्मक अधिक है, रचनात्मक साहित्यकार के रूप में कम है। महामना मालवीय जी अपने युग के प्रधान नेताओं में थे, जिन्होंने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान को सर्वोच्च स्थान पर प्रस्थापित कराया। अब हम मदन मोहन मालवीय जी के टाइमलाइन जीवन घटना के बारे में कुछ संक्षेप में देखने की कोशिश करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। टाइमलाइन को जानने के लिए स्क्रीन पर दिए गए पढ़िए। 1861 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय का जन्म इलाहाबाद में हुआ। 1878 ईस्वी में कुंदन देवी से विवाह किया। 1879 ईस्वी में मुईर सेंट्रल कॉलेज से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। 1884 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से बीए की पढ़ाई पूरी की और इलाहाबाद जिले के विद्यालय में शिक्षक बन गए।
1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय अधिवेशन में भाग लिया। 1887 ईस्वी में राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र में बतौर संपादक नौकरी शुरू की। 1889 ईस्वी में संपादक की नौकरी छोड़कर LLB की पढ़ाई शुरू की। 1891 ईस्वी में LLB पूरा करने के बाद इलाहाबाद जिला न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू की। 1907 ईस्वी में अभ्युदय नामक साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र शुरू किया। 1909 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1910 ईस्वी में मर्यादा नामक हिंदी मासिक पत्रिका शुरू की। 1911 ईस्वी में समाज और देश सेवा के लिए अपनी जमी हुई वकालत की प्रैक्टिस छोड़ दी। 1912 से 1926 तक इंपीरियल विधान परिषद के सदस्य रहे। 1914 से 1946 ईस्वी तक ऑल इंडिया सेवा समिति में अपनी सेवा दी। 1915 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय विधेयक पास कराने में मुख्य भूमिका निभाई। 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1916 से 1918 ईस्वी तक औद्योगिक आयोग के सदस्य तौर पर सेवाएं दी। 1919 ईस्वी से 1939 ईस्वी तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर काम किया। 1924 से 1946 ईस्वी तक हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र के संचालक दल के चेयरमैन रहे। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया। 1931 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1932 ईस्वी में भारतीय खरीदो आंदोलन की बात करने वाला घोषणा पत्र जारी किया। 1939 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लाइफ एक्टर नियुक्त किए गए। 1941 ईस्वी में गोरछा मंडल की स्थापना की। वैसे स्क्रीन पर यह सब प्रोजेक्ट दिया गया है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। अब हम मदन मोहन मालवीय जी का निधन के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसके बाद हम यह चैप्टर समाप्त करेंगे। अगर हम मदन मोहन मालवीय जी का स्वर्गवास के बारे में बात करें तो जीवन के अंतिम वर्षों में बीमारी के चलते मदन मोहन मालवीय जी का निधन 12 नवंबर 1946 को हो गया था। रुको अभी मदन मोहन मालवीय जी का विरासत के बारे में कुछ जानेंगे, उसके बाद फिर हम चैप्टर क्लोज करेंगे। अगर हम इनके विरासत के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे तो मदन मोहन मालवीय के नाम पर इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, भोपाल और जयपुर में रिहायशी क्षेत्रों को मालवीय नगर नाम दिया गया। उनके सम्मान में भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया। उनके नाम पर मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर और मदन मोहन इंजीनियर कॉलेज गोरखपुर उत्तर प्रदेश का नामकरण किया गया। मदन मोहन मालवीय की पहल पर शुरू की गई आरती हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट पर अब की भी जाती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में असेंबली हॉल के मुख्य द्वार पर और पोर्च के बाहर पंडित मदन मोहन मालवीय की अर्ध प्रतिमाएं है। इनका उद्घाटन 25 दिसंबर 1971 ईस्वी को पंडित जी की जयंती पर किया गया था। तो मदन मोहन मालवीय जी का बायोग्राफी कवर किए हैं। तो फिर मिलते हैं अगले बायोग्राफी वीडियो में। अगर यह बायोग्राफी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले बायोग्राफी वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।